हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और श्रीलंका के पास आज मेडिसिन खरीदने तक के भी पैसे नहीं है। वहां पर आज की तारीख में इतने लोग मर रहे हैं जितने कोविड पैंडेमिक से भी नहीं मरे। तो क्या ये सिर्फ पैंडेमिक से जन्मे इकोनॉमिक क्राइसिस का नतीजा है या फिर इसके पीछे वजह कुछ और है? क्योंकि इंडिया बैक्ड अप टेररिस्ट ग्रुप एलटीटीई और श्रीलंकन आर्मी के बीच चली 3 डेकेड्स तक लंबी सिविल वॉर से श्रीलंका को $200 बिलियन का नुकसान हुआ था। पर क्या इंडिया सच में इसमें इन्वॉल्व था? और अगर ऐसा होता तो फिर ये एलटीटीई वाले फॉर्मर इंडियन पीएम राजीव गांधी का असैसिनेशन क्यों करवाते? यानी हो सकता है कि एक्चुअल कल्प्रिट कोई और हो, बट देन हु इज ही? वेल, लेट अस स्टार्ट विद सम फैक्ट्स। सो श्रीलंका में हाल फिलहाल में चल क्या रहा है? तो यार आसान भाषा में कहूं ना तो श्रीलंका की लगी पड़ी है। डॉलर का भाव जो एक साल पहले 199 श्रीलंकन रुपीस हुआ करता था वो सीधा शूट अप हो चुका है 310 श्रीलंकन रुपीस तक। और ओवरऑल महंगाई 6.9% से 18.7% तक जंप कर चुकी है। और एवरेज फूड इन्फ्लेशन की बात करूं तो वो 30.2% तक बढ़ चुका है। एंड नाउ व्हाट डज दिस ऑल मीन? इट मींस कि पैंडेमिक के पहले जो कोकोनट 50 रुपए का हुआ करता था वो आज की तारीख में आपको 90 रुपए का मिल रहा है। और जो प्याज टमाटर 79 रुपीस और 105 रुपीस रिस्पेक्टिवली मिल रहे थे, आज उनका भाव सीधा सीधा डबल हो चुका है। एंड माइंड यू, ये तो अभी बस शुरुआत है, अभी तो और भी इकोनॉमिक तबाही मचनी बाकी है। क्योंकि इसी साल फरवरी तक श्रीलंका के रिजर्व्स में सिर्फ और सिर्फ $2.31 बिलियन ही बचे थे और उसे अपने टोटल कर्जों में से $1 बिलियन तो इसी साल के जुलाई तक लौटाने थे और इसी साल के अंत तक बाय द वे $3 बिलियन लौटाने हैं। सो क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि श्रीलंका की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब है, व्हिच मेक्स एवरीवन इन द वर्ल्ड थिंक कि क्या पैंडेमिक की वजह से ये हुआ या पहले से ही इनकी हालत बिगड़ी हुई थी। यू नो, काइंड ऑफ लाइक उनके पांव में मोच पहले से ही थी। वेल, अगर आप ये सवाल किसी भी एवरेज इंसान को पूछोगे ना तो उसका कहना बस यही रहेगा कि ये करंट इकोनॉमिक क्राइसिस सिर्फ और सिर्फ करंट रूलर राजपक्षा के फैमिली की देन है। बट अगर आप इस इकोनॉमिक क्राइसिस को बैक ट्रैक करते जाओगे तो आपको पता चलेगा कि श्रीलंकन क्राइसिस तो असल में टू सम एक्सटेंट इंडियंस की देन है। एक्चुअली श्रीलंका में करंटली करीबन 74.9% सिन्हालीस बुद्धिस्ट रहते हैं, 11.2% श्रीलंकन तमिल हिंदूज, व्हिच मींस दोनों कम्युनिटीज की भाषा, बोली, कल्चर सब अलग है। बट हिस्टोरिकली स्पीकिंग ये दोनों अलग अलग कम्युनिटीज इस टापू पे एक साथ आए कैसे? एंड वेल, द आंसर इज आज से कई सदी पहले 993 एडी में इंडिया की तमिल स्पीकिंग चोला डायनेस्टी के सबसे पावरफुल किंग राजा 1 अपने जानी दुश्मन यानी कि पांड्या डायनेस्टी को सबक सिखाने के लिए श्रीलंका के सिन्हालीस किंगडम अनुराधपुरा को कैप्चर कर लिए। क्यों किया कैप्चर? वेल, अनुराधपुरा किंगडम उस वक्त पांड्यास का एलाय किंगडम हुआ करता था जिससे चोलास को प्रॉब्लम थी। यानी सामने वही काइंड ऑफ रशिया यूक्रेन वाला सीन था। खैर, टिल 1017 एडी राजा 1 के बेटे राजेंद्र चोला ने अपने तमिल किंगडम को ऑलमोस्ट पूरे श्रीलंका में फैला तो दिया, लेकिन फिर 1070 तक एक सिन्हालीस प्रिंस किटी एके ऑल्सो नोन एज विजय बहु 1 फिर उठ खड़ा हुआ और उसने चोलास को श्रीलंका से बाहर खदेड़ दिया। अब इसके बाद चोलास तो वापस नहीं लौटे, लेकिन जो तमिल्स उन 75 सालों में वहां पर रहने लगे थे वो वहीं बस गए, which led to constant tussle between the Tamils and the Sinhalese, जो सदियों तक चला, जिसे फिर ब्रिटिशर्स ने आकर और भड़काया। यू नो, ब्रिटिशर्स के जमाने में एक कहावत हुआ करती थी कि अगर आपको 2 लोग झगड़ते हुए नजर आ रहे हैं ना तो समझ लो वहां से एक ब्रिटिशर गुजरा है। और बिल्कुल कुछ वैसा ही हुआ श्रीलंका के साथ भी। ब्रिटिशर्स जब श्रीलंका में आए तब उनका मद्रास में काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड होने की वजह से उन्होंने लंका में भी तमिल्स को ज्यादा एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज देनी शुरू कर दी बाय बिल्डिंग मोर स्कूल्स इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका जहां तमिल्स ज्यादा रहते थे। अब इससे सिन्हालीस लोगों पर क्या इंपैक्ट होने वाला था ये तो आप खुद भी अंदाजा लगा ही सकते हो। बिल्कुल, दे गॉट ऑफेंडेड क्योंकि अच्छी एजुकेशन मतलब ब्रिटिश सिविल सर्विसेज में और सिविल सर्विसेज में काम का मतलब ज्यादा पॉलिटिकल पावर और दुश्मनी। और इसीलिए जैसे ही 1948 में ब्रिटिश ने श्रीलंका को टाटा बाय बाय किया, सिन्हालीस लीडर्स ने तुरंत ही अपनी मेजॉरिटी के दम पर तमिल पॉपुलेशन को सप्रेस करना शुरू कर दिया बाय ब्रिंगिंग नंबर 1 द सिन्हाला ओनली एक्ट 1956। इस एक्ट से सिर्फ एक ही ऑफिशियल लैंग्वेज पूरे देश में चलने वाली थी और लैंग्वेज बैरियर की वजह से तमिलियंस को अपनी सरकारी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। इसके बाद द नेक्स्ट केम द स्टैंडर्डाइजेशन पॉलिसी। इसके चलते श्रीलंकन यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम्स के कट ऑफ को तमिलियंस के लिए बढ़ा दिया गया ताकि सिन्हाली स्टूडेंट्स को एजुकेशन में एडवांटेज मिले। अब वैसे तो ये पॉलिसीज कहा जाता है कि सिन्हालीस कल्चर को फिर से रिवोक करने के लिए लाए गए थे, बट नो वन कैन रिवोक कि ये दोनों लॉज ने एक साथ मिलकर एक डेडली कॉम्बिनेशन बना दिया, यू नो, अगेंस्ट द तमिल्स, जिसके चलते कई सारे तमिल्स खुद डेडली हो गए, लाइक द टेररिस्ट ग्रुप
LTTE। पर इस बार भी सम इंडियंस पर इन्वॉल्व्ड। 1980s तक बढ़ते इंजस्टिस के कारण कई सारे तमिल सेपरेटिस्ट ग्रुप्स श्रीलंका में तैयार होने लगे, जो नॉर्दर्न और ईस्टर्न रीजन्स को श्रीलंका से सेपरेट करके एक तमिल देश ईलम बनाना चाहते थे। एंड दिस लेड टू अ 3-decade long war between the Sinhalese government and the liberation tigers of Tamil, ईलम, LTTE, जिन्हें 80s के दशक में इंदिरा गांधी ने खुद ट्रेन किया था, बाय द वे, विद द हेल्प ऑफ रॉ। हालांकि यहां पर दाव उल्टा पड़ गया और LTT ने मिसेस गांधी के बेटे राजीव गांधी को ही मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि भले वो LTTE को एक लेवरेज की तरह इस्तेमाल करके श्रीलंका के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना चाहती थी, लेकिन वो ये भूल गई थी कि LTTE ने तो तमिल ईलम लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन TELO जैसे बाकी ईलम ग्रुप्स को तक नहीं छोड़ा था, जिनका तो मकसद भी सेम ही था। ये पूरा सिविल वॉर फिर अप्रैल 2009 तक चला, जिसके बाद 19 मई के दिन श्रीलंका की राजपक्षा गवर्नमेंट ने स्ट्रॉन्ग मिलिट्री क्रैकडाउन की मदद से LTTE के लीडर प्रभाकरन को ही टपका डाला और वॉर जीत लिया। बट यहां पर सवाल यह है कि डिड दे एक्चुअली विन द वॉर? क्योंकि अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स ये पूरे वॉर के चलते श्रीलंका को करीब $200 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा था, और राजपक्षा गवर्नमेंट की फॉल्टी गवर्नमेंट पॉलिसीज ने तो देश को क्लासिक ट्विन डेफिसिट इकोनॉमी ही बना डाला, व्हिच मींस कि एक तरफ कंट्री के खर्चे उसकी कमाई के बाहर जा चुके हैं और दूसरी तरफ इंपोर्ट्स भी एक्सपोर्ट्स को पीछे पछाड़ चुके हैं। तो ऐसी भी क्या है ये पॉलिसीज जिसने इतना डिस्ट्रक्शन लाया है आफ्टर डेकेड्स ऑफ वॉर? वेल, द फर्स्ट वन इज टैक्स में कटौती। वेल, ये स्ट्रैटेजी काफी चीप स्ट्रैटेजी है टू बाय वोट। बेसिकली लोगों को फ्रीबीज देकर उनसे वोट लो। नंबर 2, हम्बनटोटा पोर्ट। इसे राजपक्षा गवर्नमेंट ने अपने होम टाउन हम्बनटोटा के लोगों को प्लीज करने के लिए बनाया, जबकि उसको बनाने के पीछे कोई सेंस ही नहीं बनता था, स्पेशली व्हेन यू ऑलरेडी हैव सच अ ह्यूज कोलंबो पोर्ट ऑन अ स्मॉल आइलैंड। नंबर 3, केमिकल फर्टिलाइजर्स पर बैन। अब ये सॉइल के लिए तो काफी अच्छा होता है, मगर प्रोडक्शन कम देने की वजह से जेब के लिए अच्छा नहीं होता। यानी ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो पैंडेमिक से अफेक्टेड टूरिज्म इंडस्ट्री ने तो इस पूरे क्राइसिस में ऊंट की पीठ पर तिनके की तरह काम किया है, जिसने श्रीलंका की पीठ ही तोड़ दी। बट इस गुनाह में कोई और भी शामिल है, राजपक्षास, द अनमैच्ड फ्यूडलिज्म AKA परिवारवाद। आज के समय में राजपक्षा परिवार सरकार के करीबन 9 मिनिस्ट्रियल बर्थ्स है, 7 कैबिनेट पोस्ट और नेशनल बजट 75% हिस्सा पर नाक की तरह कुंडली मार के बैठे हुए हैं, जिसकी शुरुआत हुई थी ब्रिटिश टाइम से। ब्रिटिशर्स के टाइम से DM राजपक्षा स्टेट काउंसिल ऑफ सीलोन के मेंबर हुआ करते थे, और उसके बाद हार्ट अटैक से मरने के बाद उनके भाई DA राजपक्षा ने वो पोस्ट संभाली, एंड देन आज DA राजपक्षा के ही बेटे और पोते सरकार में हर जगह पर छाए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, चमल राजपक्षा जो कि इरिगेशन मिनिस्टर है, महिंदा राजपक्षा जो PM है, गोटाबाया राजपक्षा जो कि प्रेसिडेंट है, बेसिल राजपक्षा जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है, नमल राजपक्षा जो कि PM के बेटे हैं और यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, निपुणा राजपक्षा जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, शशींद्र राजपक्षा जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड लंबी नाम वाली मिनिस्ट्री संभालते हैं। सो लेट्स जस्ट सिंपली कॉल हिम एग्रीकल्चर मिनिस्टर। यानी कि देखा जाए तो ऑल इन ऑल पूरी फैमिली की रोजी रोटी पॉलिटिक्स से ही चलती है, which is obviously by the way very dangerous for countries रोजी रोटी। सो ऐसे इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को देखकर एक बात तो बिल्कुल साफ है कि श्रीलंका ने क्यों एज अ कंट्री इकोनॉमिकली ग्रो नहीं किया। बट आज जो भी सिचुएशन श्रीलंका में है, क्या उसे रोकने के लिए श्रीलंका कोई मेजर्स ले सकता है? वेल, let's see, let's have a look at the measures that Sri Lankan government has taken. So, Sri Lankan economy पूरी तरह से tourism, tea export, apparel, textile, rice production and other agriculture products पर डिपेंडेंट है। इन्हीं सेक्टर्स पर ओवर डिपेंडेंस ही आज श्रीलंकन इकोनॉमी के डूबने की वजह है। बट इनके ex-PM रानिल विक्रमसिंघे ने कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कुछ एनविजन किया था, जिसमें वो श्रीलंका को इनटू अ मेजर सर्विस सेक्टर हब, मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन और हाई वैल्यू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्टर में कन्वर्ट करने की सोच रहे थे। और इसी विजन को ऑन ग्राउंड लाने के लिए उन्होंने डेवलपमेंट प्लान वेस्टर्न प्रोविंस मेगापोलिस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था, जिसी के अंडर कोलंबो और उसके अराउंड की मेजर सिटीज को डेवलप करके एक फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, लॉजिस्टिक्स, इंडस्ट्री, IT एंड एंटरटेनमेंट हब में कन्वर्ट किया जाने वाला था। एंड एज यूजुअल बाकी के प्रोजेक्ट्स की ही तरह यह प्रोजेक्ट को भी नॉन वायबिलिटी की वजह से स्टॉल कर दिया गया। सो यह डूबती इकोनॉमी के रिस्क को पहले से ही भांप लिया गया था और मेजर्स भी लिए गए थे, बट वीक एग्जीक्यूशन के कारण वो पॉसिबल नहीं हो पाया। मेजर नंबर 2, अप्रोचिंग IMF अर्लियर। अब फ्रेंड्स, 1990s में इंडिया की सिचुएशन भी श्रीलंका जैसे ही थी। हमारे पास भी
कुछ वीक्स के फॉरेन रिजर्व्स ही बचे थे और तभी IMF ही वो ऑर्गेनाइजेशन था जिसने इंडिया को फॉरेक्स रिजर्व्स प्रोवाइड किए और स्टेबल किया, मगर एक कंडीशन पर। कंडीशन ये थी कि इंडिया में LPG रिफॉर्म्स आएंगे, यानी सिंपल शब्दों में समझे तो इकोनॉमी को पार्शियली प्राइवेटाइज किया जाएगा, और जिन्हें फॉलो करके बाय द वे इंडिया आज इतनी बड़ी इकोनॉमी बन पाई है। बिल्कुल ऐसे ही सेम एडवाइस एक्सपर्ट्स और ऑपोजिशन पार्टी श्रीलंकन गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका CBSL को दे रहे थे, जिसे उन्होंने कंप्लीटली इग्नोर किया और इसका रिजल्ट आज हमें दिख रहा है। मेजर नंबर 3, डेट मैनेजमेंट। ADB जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसने श्रीलंका को ट्विन डेफिसिट कंट्री कहा है। इस कंट्री के इंपोर्ट्स उनके एक्सपोर्ट से हमेशा एक्सीड करते हैं, जिसकी वजह से ये कंट्री हमेशा ट्रेड डेफिसिट में ही फंसी रह जाती है। और गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात करें तो हमेशा इनकम से ज्यादा स्पेंडिंग ही हुआ है यहाँ पे। और इस गैप को फुलफिल करने के लिए उनकी गवर्नमेंट को एक्सटर्नल कंट्री से बोरो करना पड़ता है, और अगर ये कंट्री दूसरे कंट्री से बोरो करने की जगह पर अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करने में कोशिश करती तो आज इनकी ये स्थिति शायद नहीं होती। पर अनफॉर्चुनेटली श्रीलंका इनमें से कोई भी स्टेप्स नहीं ले पाई अच्छे से, और इसीलिए आज वो इस क्राइसिस में है। पर फ्रेंड्स, यहां पर सवाल यह आता है कि क्या इंडिया बीइंग अ रीजनल लीडर और हमारी आइडियोलॉजी वासुधैव कुटुंबकम के चलते श्रीलंका की कुछ हेल्प कर सकती है? सो लेट्स ट्रैक डाउन व्हाट कैन बी डन। इंडियाज हेल्पिंग हैंड्स टुवर्ड्स श्रीलंका। नंबर 1, हेल्प फॉर ऑनगोइंग क्राइसिस। अभी ऑनगोइंग क्राइसिस में ही इंडिया ने श्रीलंका को एज ऑफ 10th अप्रैल 2022 2,70,000 मेट्रिक टन ऑफ फ्यूल और $1 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट दी है। सेकंड, इस साल के शुरुआत से ही इंडिया ने $2.5 बिलियन की मदद श्रीलंका को की है। और थर्ड, फरवरी 2022 में ही इंडिया ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट परचेस करने के लिए $500 मिलियन का शॉर्ट टर्म लोन दिया था। प्लस इंडिया की RBI ने भी $400 मिलियन का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया है। नवंबर 2021 में इंडिया ने 100 टन ऑफ नैनो नाइट्रोजन लिक्विड फर्टिलाइजर्स श्रीलंका को भेजा है, क्योंकि उन्होंने केमिकल फर्टिलाइजर्स के इंपोर्ट पर ही बैन कर दिया था। लेकिन क्या इंडियन हेल्प के पीछे का रीजन सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है या फिर कुछ और? वेल, इंडिया इस क्राइसिस को रोकना चाहता है, क्योंकि इस क्राइसिस का इंपैक्ट कहीं ना कहीं इंडिया पर भी हो रहा है। जैसे कि नंबर 1, चाइना's थ्रेट। चाइना जिस तरह कंट्रीज को लोन देकर उन्हें डेट में फंसाकर उनकी टेरिटरीज को लेता है, ये तो आपने सुना ही होगा। और इसी तरह श्रीलंका के हुम्बनटोटा पोर्ट को लीज पर चाइना ने ले लिया है, और अब चाइना वहां पर यूरेनियम जैसे खतरनाक एलिमेंट्स ला रहा है, जो कि डायरेक्टली इंडिया की सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा थ्रेट है। सेकेंडली, चाइना चाहता भी है कि वो इंडियन ओशन में इंडिया की हेजेमनी कम करे और अपनी एस्टैब्लिश करे। नंबर 2, रेफ्यूजी क्राइसिस। श्रीलंका में कुछ भी इशू हो तो उनके सिटीजन्स इंडिया फ्ली करते हैं, which causes refugee crisis in India। अब प्रेजेंट क्राइसिस की बात करें तो अब तक 39 श्रीलंकन सिटीजन्स ने इंडिया में इलीगली एंट्री मार ली है, और वो सारे लोग स्पेसिफिकली तमिलनाडु में ही इन्फ्लक्स करते हैं। और इसीलिए आज की तारीख में तमिलनाडु में 59,000 श्रीलंकन तमिलियन रेफ्यूजीज है और 100+ रेफ्यूजी कैंप्स है, और उनमें से बहुत से लोग CAA के अंडर सिटीजनशिप ले रहे हैं। नंबर 3, टेररिज्म। इंडिया में एंटर होने वाले इलीगल इमिग्रेंट्स के साथ साथ कभी कभार टेररिस्ट भी एंटर कर लेते हैं। श्रीलंका के केस में LTTE के टेररिस्ट के एंटर होने के चांसेस होते हैं, और जैसे कि हमने जाना, इस ऑर्गेनाइजेशन का सोल मकसद ही है तमिल कंट्री सेपरेटली क्रिएट होना, और इसीलिए इंडिया के सिक्योरिटी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया है इंडिया में, क्योंकि हाल ही में ये ऑर्गेनाइजेशन ने काफी सारा एंटी इंडिया प्रोपोगेंडा फैलाया। एंड NIA के इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से यह भी पता चला है कि हाल ही में LTTE अपने आप को रिवाइव कर रहा है, जिसके लिए वो फेक डॉक्यूमेंटेशन से फंड रेजिंग के लिए बैंक अकाउंट्स ओपन कर रहा है, और इस ऑर्गेनाइजेशन का रिवाइवल इंडिया की सिक्योरिटी के लिए बड़ा थ्रेट हो सकता है। वेल, इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट और सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज इस इशू को क्लोजली मॉनिटर कर रही है। पर फ्रेंड्स, इसी के साथ हम इस क्राइसिस से बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स पर ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए रादर देन शॉर्ट टर्म एम्बिशियस गोल्स, क्योंकि इससे सिर्फ लोगों को उस मोमेंट के लिए बेनिफिट होता है और लॉन्ग टर्म में उनकी बच जाती है। गवर्नमेंट पर डेट का बर्डन बढ़ता है। ऐसा ही डिसीजन श्रीलंका ने 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग पर मूव होने का लिया, जो डिजास्टर साबित हुआ। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीख हमें मिलती है, जो ये है कि डायनेस्टिक रूल कैन बी हार्मफुल, क्योंकि पावर स्ट्रगल की वजह से कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट स्टॉल हो सकती है, जिसका क्लियर एग्जांपल हमें श्रीलंका दिख रहा है। बट इसका एक और एग्जांपल इंडियन कांग्रेस रूल भी था। सीख नंबर 3 है, उतना ही बोरो करो जितना गवर्नमेंट रीपे कर सकती है, और श्रीलंका ने यहीं पर सबसे बड़ी मिस्टेक की, और इसीलिए उनका डेट टू GDP रेशियो 104% पर पहुंच गया। और इंडिया की बात करें तो हमारा भी डेट टू GDP रेशियो कम नहीं
नहीं है which is 87.8%, और इसीलिए इंडिया को भी कॉशियसली बोरो करने की जरूरत है। और फाइनली फ्रेंड्स, हमें ये पूरा श्रीलंकन क्राइसिस देखकर ये सीख मिलती है कि जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाओ। बट अगर हम यूएसए जैसी कंट्री का डेट टू जीडीपी रेशियो देखें which is 137%, लेकिन फिर भी यूएसए आज सुपर पावर है, तो क्या यह कहना सही होगा कि फंड मैनेजमेंट एफिशिएंट हो तो कंट्री चाहे कितने भी बोरोइंग्स करे, कंट्री की इकोनॉमी को फर्क नहीं पड़ता? क्या ये कहना सही होगा? इसके बारे में आपका क्या ख्याल है फ्रेंड्स? और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट बाय फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप कभी भी मिस ना करो। सी यू इन नेक्स्ट वन। टिल देन, एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।